हाय फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा परसों की वीडियो में किसी ने मुझसे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मांगा था, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। लिंक शेयर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है, तो मैं आप लोगों को मेरा नाम बता दूंगी, विजया जोशी, जिसका आइकन आप लोग नीचे देख सकते हैं। विजय जोशी उसमें टाइप कीजिएगा, मतलब सर्च कीजिएगा, और नीचे कान्हा जी की एक फ़ोटो लगी हुई आपको जो डीपी दिखेगी, वही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि आप लोगों को अब इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो वही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं अगर कोई इम्पोर्टेंट हो तो। अब ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं और फिर मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं रिप्लाई दूँ। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं हद से ज़्यादा लेज़ी हूँ, तो मैं खुद के घर वालों के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों के दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के भी दे पाऊँ। इसलिए प्लीज़ कोई इम्पोर्टेंट हो तो मैसेज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने ये दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी, और शादी होते ही अब वांग जी का ना एक एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाला जो भूत उसके अंदर था ना, वो बाहर आ चुका था। और शादी होते ही उसने विंग को अपने साथ ले जाके एक होटल के रूम में रख दिया था, ताकि वो तब तक रेस्ट कर सके जब तक कि रिसेप्शन की पूरी तैयारियां नहीं हो जाती। उसने विंग को ये तो बता रखा था कि उसने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन हाँ, उसने ये नहीं बताया था कि क्या क्या प्लान करके रखा है और कहाँ करके रखा है। विंग इस बात से बहुत ज़्यादा, मतलब उसके दिमाग में चल रही थी कि कहाँ होगा, क्या होगा, कैसा होगा, क्या नॉर्मली होगा या फिर कोई बड़े लेवल पे होगा। शादी जिस तरीके से उसके सामने हुई थी, उसे लग नहीं रहा था कि कुछ भी इतने बड़े लेवल पे होगा। वैसे उसका मतलब उसके अंदर की जो इच्छा थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी कि वो चाहता था एक बहुत बड़े लेवल पे उसकी रिसेप्शन को की जाए, मतलब जो लास्ट में पार्टी वगैरह होगी वो बहुत बहुत अच्छी हो। लेकिन वांग जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ भी होगा, और मे बी हो भी सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, शांति के साथ सब कुछ हो रहा हो। विंग को होटल के रूम में एकदम आराम से लिटा देने के बाद उसको कंफर्टेबली उस बेड में, मतलब उसको सोने के लिए बोल के जाने के बाद वहाँ से वांग जी बाहर जा चुका था और अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेके आ चुका था, क्योंकि अब विंग का लगभग 3 से 4 घंटा इसी रूम में निकलना था। तो ऑफकोर्स सी बात है, तब तक विंग को वो खाली पेट तो नहीं रहने दे सकता, क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है विंग की। इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी है, और प्रेग्नेंट पर्सन के लिए इतने देर तक बिना कुछ खाए पिए रहना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वांग जी ने इन छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, साथ ही साथ अपनी शादी का भी ध्यान रखा था, क्योंकि उसे पता था कि ये दिन एक बार जब आता है लाइफ में, तो ये जो दिन है ना, वो दोबारा से वैसे इंजॉय नहीं किया जा सकता जैसे कि हम आज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम इसे आज सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम इसे आज देख सकते हैं, इसे दोबारा से हम वैसा कभी नहीं बना सकते। इसलिए वांग जी ने लगभग हर एक चीज़ का ध्यान रखा था, और स्पेशली विंग का तो उसने हद से ज़्यादा ध्यान रखा था, क्योंकि विंग अकेला नहीं घूम रहा था, साथ ही साथ उसके बेबी को लेके भी घूम रहा था। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ये कह लो कि जिसको आराम करने का एक सेकंड का भी टाइम ना मिला हो, वो खुद वांग जी था। वांग जी ही था जो एक पैर पे न जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहा था और न जाने कितने काम किए जा रहा था। भले ही हेल्प के लिए उसको उसकी खुद की फैमिली थी, जैन चैंग की फैमिली थी, वेसांग की फैमिली थी, उसके शुयांग स्याओ सिंचैन या और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी उसकी आदत जैसी बन चुकी थी कि हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को ना, वो खुद जाके चेक किया करता था कि जिसको उसने काम दिया था उसने वो काम अच्छे से किया है या नहीं। अभी भी वो रूम में आने के बाद विंग को अच्छे से खाना खिला देने के बाद, उसको दोबारा से सुला देने के बाद वो उस रूम से बाहर जा चुका था, और उसके बाद वो उस वेन्यू में जा चुका था जहाँ पे शाम की पार्टी होनी थी। वांग जी के सामने भले ही विंग सो चुका हो, लेकिन रियलिटी ये थी कि विंग उस वक्त सोया नहीं था। और जैसे ही वो उस रूम से बाहर जा चुका था, यानी कि वांग जी रूम से बाहर जा चुका था,
तो विंग की नज़रें भी एकदम उसी डोर की तरफ थी जिस डोर से अभी अभी वांग जी बाहर गया था, क्योंकि उसे ये तो पता था कि वांग जी उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा है, कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन उसे ये भी दिख रहा है कि वांग जी अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपने आप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ ख़त्म होते होते इसकी खुद की तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि एक इंसान अगर रेस्ट नहीं लेगा, कंटिन्यूसली काम करते रहेगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसकी हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। और अभी वो खुद प्रेग्नेंट है, तो इस वक्त वो वांग जी के हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए वो चाहता था कि वांग जी को समझाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों पे छोड़ दो। अगर तुम्हें पार्टी की इतनी ही चिंता है तो एक ऐसा प्लानर रख लो जो कि तुम्हारी पार्टी को अरेंज कर सके, तुम्हारी हर एक चीज़ को वो अच्छे से देख सके, जैसी तुम्हारी उम्मीदें हैं उनको वैसे ही बना सके। लेकिन वो वांग जी से ऐसा कह नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं बताया है, और अगर ऐसी बातें वो वांग जी से करेगा तो अब कौन सी बात है, वांग जी को ये पता चल जाएगा कि विंग को कुछ ना कुछ तो पता है। फाइनली अपने आप से ही सवाल जवाब करते हुए विंग एक ड्रीमी वर्ल्ड में जा चुका था, जहाँ पे वो सुंदर सुंदर से सपने देखने भी लगा था। और दूसरी तरफ वांगी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तैयारियां कंप्लीट करवाने के बाद उस रूम में आने के लिए तैयार था, जहाँ पे वो अभी खुद रेडी होने वाला था। रेडी होने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट। इवनिंग के 5 बज चुके थे। विंग अपने रूम में आराम से सो रहा था, और वही वांग ही जो कि आराम से रेडी हो रहा था, क्योंकि इसके बाद उसे विंग के पास जाना है और विंग को भी आराम से बहुत अच्छे से तैयार करवाना है उस पार्टी के लिए। वांग जी इस वक्त मिरर के आगे खड़े होके खुद को देख रहा था, खुद के बालों को थोड़ा सा टच करते हुए उनको सेट करने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद एक परफ्यूम की बॉटल लेते हुए अपने हाथ में अपने रिस्ट पे स्प्रे करते हुए उसको सूंघते हुए, उसके बाद उसे अपने नेक के दोनों साइड्स पे स्प्रे करते हुए वो अपने आप को कम्प्लीटली रेडी कर चुका था पूरी तरीके से। इस वक्त लान वांग जी तैयार था पार्टी में जाने के लिए। जैसे ही वो अपने आप को घूरना बंद कर चुका था, वैसे ही उसे महसूस होता है कि इस रूम में कोई तो एंटर कर चुका है, और वो कोई और नहीं, वेसांग और जैनचेंग थे। जैनचेंग और वेसांग ने जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया था, उन्हें सामने का नज़ारा बहुत गजब का दिखने वाला था, क्योंकि वांग जी को आज जिस कलर में उन्होंने देखा था ना, इस कलर में शायद ही वांग जी को उन्होंने कभी भी देखा हो, और अकेले सिर्फ इसी कलर में। हाँ, हो सकता है इसके कॉम्बिनेशन में उसे देखा हो, लेकिन इस कलर में उसने या उन्होंने पहली बार वांग जी को देखा हो। वो कलर कोई और नहीं, ब्लैक कलर था। इस बात पे वेसांग हंसना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, शादी के टाइम पे ब्लैक पहनना सही रहता है, किसी भी दूल्हे का ब्लैक पहना और दुल्हन का वाइट पहनना, लेकिन वांग जी ने ये पार्टी के लिए पहना है। जैसे ही वेसांग ने हंसना स्टार्ट किया, तो वैसे ही वांग जी ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वेसांग ने आंसर करते हुए बोला, क्या तुम्हारी दोबारा से शादी होने वाली है। तो तभी लान वांग जी ने आंसर करते हुए बोला, क्यों, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, दोबारा से क्यों होगी। तो लान वांग जी को वेसांग ने आंसर करते हुए बोला, अगर तुम्हारी दोबारा से शादी नहीं हो रही है तो तुमने ये अजूबा कैसे कर लिया। पहली बार तुमने ब्लैक पहना है, और वो भी बिना किसी रीज़न के, जबकि तुम्हारी शादी पहले हो ही चुकी है, तो अब इस ब्लैक को पहनने का क्या मतलब बनता है। तो लान वांग जी ने आंसर करते हुए बोला, मुझे इन ट्रेडिशंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि मैं जिसके लिए ये पहन रहा हूँ ये उसे पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि आज की नाइट उसको जो कुछ भी पसंद है मैं वही करूँ। और वैसे भी आज की नाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आखिरकार हम दोनों ने एक ऐसा सपना देखा था जो आज कंप्लीट हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी वही सब होता रहे जो कि वो चाहता है। और वैसे भी क्या तुम्हें नहीं पता है कि विंग को ब्लैक पसंद है, इसलिए मैंने ब्लैक पहना है, और तुम्हें पता है मैं उसे वाइट पहनाने वाला हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है। इन शब्दों को यहीं पे ख़त्म करते हुए लान वांग जी ने एक बार फिर से मुड़ते हुए मिरर में अपने आप को देखा, और पूरी तरीके से अपने आप को देख के जब वो सेटिस्फाई हो गया था ना कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट दिख रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं उस इंसान को भी पसंद आने वाला हूँ जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है। तो उसी के साथ अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल को अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद वो उस रूम से बाहर जा चुका था, जैनचेंग और वेसांग को डम फाउंडली वहाँ पे छोड़ जाने के बाद।
10 मिनट के अंदर ही लान वांगजी विंग के रूम में पहुंच चुका था और विंग पहले से ही उठा हुआ बेड पे बैठा हुआ था। हाँ, बेड के किनारे पे उसने पहले ही देख लिया था कि उसके लिए एक सूट रखा हुआ है। एक डब्बे में उसके लिए एक सूट रखा हुआ है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसने उस डब्बे को खोल के देख तो लिया था, लेकिन हाँ, अभी टाइम था जब तक उसे पता है लान वांगजी अंदर नहीं आ जाता, लान वांगजी रूम के अंदर नहीं आ जाता, या उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते कि मुझे कब तक रेडी होना है, तो वो रेडी नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने फ़ोन पे लगा हुआ था। और इसी के साथ फाइनली लान वांगजी उस रूम में एंटर कर चुका था। जैसे ही लान वांगजी एंटर किया तो उसने पाया कि विंग अभी भी आराम से बेड पे बैठा हुआ है, जबकि वो सोया हुआ नहीं है। तो वो विंग से बोलता है कि अगर तुम सोए हुए नहीं थे तो तुम तैयार हो जाते, हमें जल्दी से जल्दी निकलना है। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना, मुझे कुछ भी नहीं पता, और तुम्हें लगता है कि मुझे रेडी हो जाना चाहिए, वो भी उस जगह के लिए जहाँ पे मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो वांग जी उसके पास आके उसके फॉरहेड पे किस करते हुए से बताता है, ले जाने के लिए मैं आया हूँ ना, तुम्हें क्यों टेंशन लेनी है, तुम बस रेडी हो जाओ, जाके सूट को पहन लो। तो विंग थोड़े से नखरे दिखाते हुए बोलता है, तुमने खुद तो ब्लैक पहना है और मुझे वाइट क्यों पहना रहे हो, मुझे नहीं पहनना, मुझे भी ब्लैक चाहिए। तो वांग जी उसके फेस पे फिर से प्यार से किस करते हुए बोलता है, ओह आज के लिए वाइट पहन लो, तुम्हें कल से जितना ब्लैक पहनना है, जो कुछ भी ब्लैक पहनना है तुम पहन सकते हो, ठीक है ना, आज के लिए तो इतना कर सकते हो, मेरे लिए कर दो। वांग जी ने ये बोला ही इतने प्यार से था कि विंग इसको डिनाई कर ही नहीं पाया, और बिना उसके ना नुकुर किए ही उसने उस सूट को पकड़ा, वॉशरूम के अंदर जाके उसको चेंज करके बाहर आ चुका था। नहाने की या शॉवर लेने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि विंग ही सब कुछ पहले से ही करके बैठा हुआ था। वो तो बस यहाँ पे वांग जी का वेट कर रहा था, और फाइनली वांग जी आ भी चुका था, और वो भी सूट पहन के बाहर आ चुका था। विंग ने बस अपने कपड़े ही चेंज किए थे, बाकी की सारी चीज़ें अब लान वांग जी के ऊपर थी। यानी कि उसके फेस पे हल्का सा जो मेकअप होना था, या उसके फेस उसके बॉडी पे और टाई वगैरह जो कुछ भी लगनी थी, उसके बालों से लेके उसके पैर से उसके सर तक, बाकी सब कुछ भी होना था, वो सब कुछ वांग जी ने ही करना था। ये पहली बार नहीं था, ऐसा बहुत टाइम होता था जब वांग जी और विंग अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो वांग जी के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां खुद ब खुद आ जाती थी। विंग ने तो मानो वांग जी को एक ऐसा इंसान समझ लिया हो जिसने उसकी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी करनी ही करनी है खुद के हिसाब से। वो बस एक अपनी कंपनी को संभालेगा, घर का उसका काम तो बिल्कुल वैसे भी नहीं करेगा जब तक वांग जी उसके सामने है। अगर वांग जी नहीं है तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि गंदगी वांग जी को पसंद नहीं है। और अगर वो नहीं करता है तो शाम को आके वांग जी उसी पे ही चढ़ जाएगा, या ये कहो कि उसके ऊपर डांटने वाला बहुत सवार हो जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, वो सब कुछ नहीं झेलना चाहता है। इसलिए वांग जी के अब्सेंस में उसने काम जरूर किया होगा, लेकिन वांग जी के प्रेजेंस में उसने कभी भी कोई भी काम नहीं किया। और अभी भी सेम वही था, उसके जूते मोजे, उसके टाई, उसके बाल, उसके फेस पे होने वाला मेकअप, ये सब कुछ अभी वांग जी के ऊपर आ चुका था बाय डिफ़ॉल्ट ही। लगभग आधा घंटा वांग जी को इस सब में भी लगा था, और अब वो दोनों ही होटल रूम के बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। और लगभग सिर्फ 15 मिनट लगे थे वांग जी को उस जगह पहुंचने में जहाँ पे उसने उस वेन्यू को सेट किया था, या अपनी पार्टी को अरेंज किया था, जो कि आज उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली थी। विंग उस रास्ते को पहचान चुका था, इसलिए वो ये तो समझ चुका था कि वो कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे जाके जो उसने देखा था ना, वो सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। वो एक ऐसी जगह पे आ चुका था जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग आते थे, या ये कहो कि वही लोग आते थे, मानो जैनचेंग, वेसांग, विंग, वैनकिंग, वैनकिंग का भाई और लान वांगची, इन सभी के अलावा वहाँ पे बाकी कोई इंसान आया ही नहीं होगा। लेकिन आज वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, जिसे देखने के बाद विंग को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन इसके अलावा विंग की नज़रें कहीं गई तो वो उन बलून्स में थी, जहाँ पे उन बलून्स में विंग के छोटे छोटे जो बेबी, जो उसकी पिक्चर्स थी ना, तब से लेके अभी तक की पिक्चर्स उसमें प्रिंटेड थी। वो भी अकेले नहीं, कुछ उसके फ्रेंड्स के साथ थी, कुछ उसके पेरेंट्स के साथ थी, कुछ उसके अकेले थी, तो कुछ लान वांग जी के साथ थी। बहुत सारी ऐसी
ऐसी पिक्चर्स थी जिनको उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि विंग कभी इन चीज़ों को ऐसे भी देख सकता है। लाइक कर्टन्स में फूलों से तक उसकी मतलब फेस को ड्रॉ किया गया था। वांग जी ने हर एक चीज़ इतने अच्छे से वहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी ना, जिसे देखने के बाद विंग को एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई थी कि अगर वांग जी खुद ही ये सब कुछ नहीं करवाता तो शायद वांग जी को इतना अच्छा रिजल्ट मिलता भी नहीं, और ना ही मुझे ये सब कुछ देखने को मिलता। उसे चारों तरफ अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी यादें नज़र आ रही थी। वो सारी तस्वीरें, वो सारे पल, वो सारी लम्हे जो कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ बिताए थे इसी जगह पे न जाने उसने कितने सारे पल अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय किए थे। वो सारे पल यहाँ पे साक्षात उसे दिखाई दे रहे थे, और वो भी फोटोज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, बलून्स के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू, सी आई मीन नॉट सी, रिवर के थ्रू, यहाँ तक कि उस पत्थर में भी विंग की पूरी फैमिली को ड्रॉ किया गया था। जिस पत्थर में पहली बार लान वांगजी और विंग ने अपना फर्स्ट किस शेयर किया था, उसे भी वांगजी ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करवाया था, क्योंकि वो पत्थर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। फाइनली विंग और वांगजी जब उस पार्टी में पहुंच ही चुके थे तो ऑफकोर्स सी बात थी, पार्टी की जान तो वहाँ पे आ ही चुकी थी। हर किसी की नज़रें इस वक्त विंग और वांग जी के ऊपर थी, और वांग जी की नज़रें विंग के ऊपर, और विंग की नज़रें ऑल ओवर पार्टी के उस डेकोरेशन पे, जो कि किसी बड़े लेवल की तो नहीं थी। हाँ, हम इसे नहीं कह सकते कि किसी सुपरस्टार की शादी हुई है, लेकिन हाँ, विंग को ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ था कि आज का डे उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसने इतने सालों में कभी भी अपने पेरेंट्स को इतना मिस नहीं किया। हाँ, मिस किया भी होगा तो उसको मिस करने के बाद उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक नमी आई होगी या आंसू छलक ही गए होंगे। लेकिन ये पहली बार था जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को इतने अच्छे तरीके से याद कर रहा था, अपने बचपन को इतने अच्छे से देख रहा था, अपने उस पल को इतने अच्छे से देख रहा था जिस पल की वजह से आज उसे लान वांगजी मिला था। जैसे कि मानो मतलब जब वो लड़की बन के घूमता था ना, तो वो पिक्चर्स भी वहाँ पे वांग जी की थी, सॉरी विंग की थी, और वो सब वांग जी ने खुद लगा के रखी हुई थी। उसे कदम कदम पे कुछ ऐसा नया मिल रहा था जो कि उसको उसके पुराने दिनों की याद दिला रहा था, और वो भी सिर्फ अच्छी यादें उसके सामने रख रहा था, कुछ बुरी यादें नहीं रख रहा था। क्योंकि वांग जी ने अपने आप से ही वादा कर लिया था कि अगर विंग को उसका पास्ट याद आता भी है ना, तो भी वो बस वही यादों को अपने साथ लेके चलेगा जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, या ये कहो कि जिसको याद करके उसे बस खुशी मिलेगी, ना कि कुछ ऐसा जिसे याद कर लेने के बाद उसे कहीं तकलीफ होने लगे, कहीं उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ऐसी यादें वांग जी विंग के आसपास आने ही नहीं देना चाहता था। सभी लोगों के हाथों में पहले से ही वाइन के ग्लासेस थे, क्योंकि वहाँ पे लोग पहले से ही आ चुके थे। लेकिन इंतज़ार था तो विंग और वांग जी का, और विंग और वांग जी फाइनली स्टेज पे जा चुके थे, जहाँ पे जाके आज वो अपनी शादी के अनाउंसमेंट, यानी कि वो शादी कर चुके हैं, ये भी अनाउंस करने वाले थे। और साथ ही साथ विंग को तो ये नहीं पता था, लेकिन वांग जी ये अनाउंस करने वाला था कि वो सून टू बी पेरेंट्स भी हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी ही पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। विंग और वांग जी जैसे जैसे स्टेज पे पूरी तरीके से पहुंच चुके थे, वैसे ही दो वेट्रेस दोनों साइड से, यानी कि एक लेफ्ट और राइट दोनों साइड से दो वेट्रेस आके वहाँ पे दो केक रख चुके थे उस टेबल में, जो कि वो अपने साथ ही लेके आए थे। उस टेबल में वहाँ पे उन्होंने दो केक रख दिए थे। एक केक का मतलब तो विंग को समझ में आता है, क्योंकि आज उनकी शादी हुई है तो केक कट करना बनता है। लेकिन दूसरा क्यों, क्या वांग जी इतना खुश था कि उसने अपने शादी के दिन दो दो केक काटने का डिसीजन लिया। हाँ, मानते हैं यहाँ पे गेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम दूसरा केक अंदर रखवा सकते थे। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि दूसरा केक यहाँ पे क्यों है। तो तभी वांग जी ये समझ तो चुका था कि विंग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो चुका है, या ये कहो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है। तो वांग जी ने विंग को और ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते उसे ये बता दिया कि उसने ये दो केक क्यों मंगवाए हैं।
पहला अपनी मैरिड लाइफ के लिए और दूसरा वो लोग जो बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं उस लाइफ के लिए। ऑफ कोर्स सी बात है, हमें इन दोनों ही लाइफ्स को एंजॉय तो करना ही बनता है। वांग जी ने इसी के साथ अपने हाथ में माइक को लेते हुए सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए बोला कि मैं अब कुछ चीज़ें अनाउंस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ तो हर किसी को पता है कि वो ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि विंग और वांग जी उन्होंने आज सुबह ही शादी की है और आज के बाद वो दोनों ही मैरिड कपल हैं। और ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है उन सभी के लिए। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उन्हें क्या ही करना है, क्लैपिंग करनी है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलना है और फिर केक के लिए वेट करना है। लेकिन सेकंड चीज़ के लिए उनमें से कोई भी रेडी नहीं था एक्सेप्ट ओनली उसकी फैमिली, यानी कि लैन चिरेन, लैन सिचेन, जैन चेंग, भेसांग, वैन किंग। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी रेडी नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं, रेडी हैं या नहीं वो उनका हेडक है। वांग जी ने सबसे पहले वहाँ पे अनाउंस किया कि वो विंग और वांग जी आज सुबह ही शादी कर चुके हैं और अब वो दोनों ही मैरिड कपल हैं। ये सुनते ही वहाँ पे जोरदार तालियां बजने लगी थी, क्योंकि ये बात बधाई देने वाली तो थी ही, तालियों से ही सभी ने बधाइयाँ भी दी और साथ ही साथ सभी लोग एक साथ कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी चिल्लाने लगे थे। लेकिन तभी फिर से वांग जी ने सभी का ध्यान अपने तरफ खींचते हुए बोला कि मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी है। सभी को लगा कि शायद कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, कोई बिजनेस रिलेटेड अनाउंसमेंट होगी, या हो सकता है कि आज के बाद लान कॉरपोरेशन और वी कॉरपोरेशन दोनों एक ही साथ कोलैबोरेशन भी करें, या हो सकता है दोनों एक ही हो जाएं। लेकिन जो अनाउंसमेंट वांग जी करने वाला था उसकी रत्ती भर भी किसी को कोई भी भनक नहीं थी। इसी के साथ लान वांग जी ने अपने शब्दों को फिर से अपने मुंह से बाहर निकालते हुए सभी को ये अनाउंस किया कि वो बहुत जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले भी हैं। इस बात पे वो सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन शायद उन्हें फिर लगा कि हो सकता है इन्होंने सेरोगेसी के थ्रू पहले ही किसी कहीं पे बेबी प्लान करके रखा हो और ये लोग बहुत जल्दी उस बेबी को अपनी लाइफ में लेके आने वाले हों। ऐसा कुछ हो सकता है, या हो सकता है कि ये लोग बेबी को अडॉप्ट कर रहे हों। ऐसी सारी बातें उन लोगों के माइंड में आ रही थी। तो इसी के साथ फिर से वो लोग क्लैपिंग करना से स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन असली बम तो तब फटा जब वांग जी ने सबको ये अनाउंस किया कि विंग बहुत जल्दी ही एक बेबी को जन्म देने वाला है। और ये बात वहाँ पे एक ऐसे धमाके की तरह वहाँ पे पेश हुई थी ना, कि मानो धमाके के बाद तो सब कोई चिल्लाता है, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये कहता है। लेकिन वहाँ पे अब धमाके के बाद एकदम शांति हो चुकी थी, क्योंकि ये धमाका ही एक ऐसा धमाका था जो सबको एक साथ चुप करा गया। सभी लोग ये सोच रहे थे कि क्या लान वांग जी ने जो अभी अभी बोला कि विंग प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। लेकिन इस बात की श्योरिटी फिर से लान वांग जी ने सभी को देते हुए बोला कि हाँ, विंग प्रेग्नेंट है। वो एक वॉर्म के साथ पैदा हुआ था और ये सारी बातें हमें भी लगभग 4 साल पहले पता चली थी। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। और सच बताऊं तो आज मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हम दोनों हमारे पहले बेबी को जन्म देने वाले हैं। और मैं ये खुशी आप सभी के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी शादी और अपने बेबी का बेबी जो होने वाला है उसको भी एक साथ ही रिवील करना सही समझा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और हमारे बेबी को भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो अनहोनी को भी टाल सकती हैं। और अगर आप सभी लोग हमें ब्लेसिंग्स देंगे, हमारे बच्चे को ब्लेसिंग्स देंगे, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ना ही हम कभी तकलीफ़ में आएंगे और ना ही हमारा बेबी कभी तकलीफ़ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि हम भी और हमारे बेबी भी, हम सभी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें। इसके लिए हमें आप सभी के ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग हमें ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे। इसी के साथ वांग जी ने अपने शब्दों को यहीं पे रोक दिया था, लेकिन
दूसरी तरफ से तालियों की जो आवाज़ें थी ना वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई थी। तालियों की आवाज़ ज़्यादा बढ़ पाती इससे पहले ही वहाँ पे आसमान में आतिशबाजी यानी कि पटाखे फूटने की आवाज़ें आने लगी थी। बहुत बहुत सुंदर नज़ारा आसमान में इस वक्त देखने को मिल रहा था और विंग को ये नज़ारा एक ऐसा फील करा रहा था ना कि मानो उसने आज के लिए जितना प्लान किया था ना उससे कहीं ज़्यादा उसे मिल चुका है। पार्टी की आतिशबाजी जितनी होनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सभी लोग जितने आए थे जिन्होंने गिफ्ट्स देने थे वो दे चुके थे, ब्लेसिंग्स देने वाले ब्लेसिंग्स दे चुके थे। हर एक चीज़ वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी तो डांस की। सबसे पहले विंग और वांग जी ही डांस फ्लोर पे गए थे क्योंकि आज की शाम की शान तो वही थे, उन्हें वहाँ पे जाना तो बनता ही है। साथ ही साथ वैन किंग और जेन चेंग भी वहाँ पे जा चुके थे। थर्ड कपल शोयंग और शाओ सिंचेन वो भी वहाँ पे जा चुके थे और फोर्थ कपल जो कि अभी नया नया ही बना था वो था निये मिंगजू और मेंग्याओ। ये दोनों भी वहाँ पे जा चुके थे। ये चारों ही कपल बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, लेकिन कोई था जो अपना कपल बनाने की कोशिश कर रहा था और वो था लैन सिचेन। लैन सिचेन इस वक्त जेन यांगली के सामने खड़े होके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, या ये कहो कि डायरेक्टली उसने भी जेन यांगली को ये ही पूछ दिया था कि क्या वो उसके साथ डांस करने चलेगी। जेन यांगली ने थोड़ा सा भाव खाते हुए बोला कि अगर मैं ना कहूँ तो क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे। तो लैन सिचेन ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, अगर आप ना बोलती हैं तो मैं आपको ज़बरदस्ती ले जाऊंगा, क्योंकि इस ब्यूटी को यहाँ पे अकेले छोड़ देना मुझे नहीं लगता सही है। ऐसा कहते हुए थोड़ा सा फ्लैटी नेचर अपना बाहर निकालते हुए लैन सिचेन ने जेन यांगली को अपने तरफ खींचते हुए फाइनली अगले ही पल वो भी डांस फ्लोर पे जा चुका था और अकेला बैठा हुआ वेसांग बेचारा बस ये सोच रहा था कि उसकी लाइफ में कब आएगा, क्या कोई आने वाला भी है या नहीं। लेकिन नज़र उसकी भी घूम चुकी थी और उसकी नज़रें पहुंच चुकी थी वहाँ पे ही शांत बैठे हुए, एकदम अपने हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का एक ग्लास पकड़े हुए उस लड़के पे जो कि अभी भी बहुत इनोसेंटली अपने बहन को और उसके बॉयफ्रेंड को डांस करते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो इनको ऐसे ही देख सकता है घंटों तक, क्योंकि वो इतना सीधा इंसान था कि यहाँ पर से जहाँ पे वो बैठा है वहाँ से हिलने की हिम्मत तो उसकी नहीं है, अकेले यहाँ से कहीं जाने की हिम्मत उसकी नहीं है, अकेले ही वहाँ से उठ के कहीं भी घूमने फिरने को या फिर इस व्यू को एंजॉय करने की इतनी हिम्मत भी उसमें नहीं है। तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे बैठे बैठे वो घंटों तो बिता ही सकता है, लेकिन हमारा वेसांग बेचारा ऐसा कैसे होने दे सकता है, कैसे वो एक ऐसे इंसान को वहाँ पे बैठने दे सकता है जो कि चाहता तो है एंजॉय करे लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसे वहाँ पे जाना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर कोई एंजॉय करना चाहता है तो उसे एंजॉय करवाना चाहिए। इसलिए उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ में रखे उस वाइन के ग्लास को साइड में रखते हुए अपने कदमों को अब सीधे 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 बढ़ाते हुए डायरेक्टली उस इंसान के सामने जाके खड़ा कर दिया जो कि इस वक्त तक अपनी सिस्टर को देख रहा था। बट अचानक उसके सामने वेसांग जब प्रकट हो चुका था तो उसने अपनी आंखों को बड़ी करते हुए डरे सहमे से फेस के साथ वेसांग को देखना स्टार्ट कर दिया था और वेसांग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उससे डांस के लिए पूछा। वो बेचारा डायरेक्टली हाँ कैसे बोल दे। पहली बात तो वो इस इंसान को अचानक देख के ही डर चुका था, दूसरी बात इसने डांस के लिए पूछा है जबकि उसको डांस नहीं आता। उसने डरी सहमी सी आवाज़ में उसे यही रिप्लाई किया कि उसे डांस नहीं आता। तो वेसांग ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आज के बाद तुम डांस सीख जाओगे। ऐसा कहते हुए उसने वैनिंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसे डांस फ्लोर की तरफ खींचना स्टार्ट किया। वेसांग खुद तो मतलब वो तो ठीक है, उससे तो आदत थी सबकी, लेकिन वैनिंग के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था। वो अभी भी
कॉलेज स्टूडेंट था तो ऑफकोर्स सी बात थी, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। और साथ ही साथ उसकी सिस्टर भी उसे यही बोला करती थी कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत किया करो, अगर तुम नहीं चाहते तो मत किया करो, क्योंकि जो चीज़ तुम नहीं करना चाहते वो तुम नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें पहले अपने मन को मनाना होगा कि तुम करना चाहते हो। इसी बात को मानते हुए वेनिंग ने भी कभी भी कोशिश नहीं की कि डिस्को जाए, डांस करे, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक, दारू बियर पे वो इधर उधर ये सारी चीज़ें करे। लेकिन हाँ, आज वो करना चाहता था, लेकिन उसको अंदर से हिचकिचाहट हो रही थी, कि हेजिटेशन हो रही थी कि अचानक पहले दिन वो ऐसा कैसे कर दे। लेकिन फाइनली उसको एक ऐसा पार्टनर मिल चुका था जो कि उसको ये सिखा सकता था कि वो कैसे ये सब कुछ करे। वेसांग ने अपने हाथ को उसके वेस्ट पे रखते हुए उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसको उसके कंधे पे हाथ रखने का इशारा किया। ये सारा वेनिंग समझ नहीं पाया, और ये कब समझेगा मुझे नहीं पता है। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या वेनिंग उसके इशारों को समझ पाएगा या नहीं। खैर, वेनिंग है, समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता है। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।